ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद आ रही है हंसा 3। हंसा 3 क्या है? हंसा 3 एक एयरक्राफ्ट है। हंसा 3 क्या है? एयरक्राफ्ट है, उसका अनावरण किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? CSIR NAL। NAL का मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है ना। NAL नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु कर्नाटक में क्या किया गया है? वहां इसका अनावरण किया गया है हंसा 3 का। यही है हंसा 3, ठीक है ना, क्लियर। इसमें इसके बारे में कई सारी क्वालिटीज हैं, ये सब पढ़िएगा, लेकिन ओवरऑल आपसे पूछा बस ये जाएगा कि हंसा 3 क्या है? एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना। किसने तैयार किया है? CSIR NAL यानी नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की विशेषता जरूरत नहीं है कि पहला स्वदेशी, ऑल कंपोनेंट एयरफ्रेम, ये सब रहने दीजिए, ठीक है ना। बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। माहे क्या है? वो स्वदेशी पनडुब्बी रोधी एयर वो युद्ध पोत है, ठीक है ना। 8 के सीरीज में से पहला है, ठीक है ना। और इसे लॉन्च कहाँ से किया गया? मुंबई से, और निर्माण किया गया कोचीन शिपयार्ड द्वारा, बस, इससे ज्यादा नहीं। आगे आइए, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूरो टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। न्यूरो टेक्नोलॉजी की नैतिकता यानी इथिक्स पर, ठीक है ना, पहला ग्लोबल नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क जारी हुआ है, ठीक है ना। और जारीकर्ता कौन है? वो आपका यूनेस्को है। तो आपसे इम्तिहान में पूछेगा ये बताओ कि अभी हाल ही में किसी संस्था ने, अंतरराष्ट्रीय संगठन ने, ठीक है ना, क्लियर, न्यूरो टेक्नोलॉजिकल की नैतिकता पर पहला ग्लोबल नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क जारी किया है। वह संस्था निम्नलिखित या संगठन निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? यूनेस्को। बस इसमें ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना, इतना जानिए। आगे आइए, नेक्स्ट है हमारा सेंटिनल 6B उपग्रह लॉन्च किया गया, ठीक है ना। जैसे स्पेस एक्स द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट से नासा का सेंटिनल 6B उपग्रह सफलतापूर्वक क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। अब इसमें 3 प्रश्न बन गए। पहला प्रश्न ये बना कि किसके द्वारा? स्पेस एक्स के द्वारा, ठीक है ना। दूसरा क्या? किस रॉकेट से? तो फाल्कन 9 से, ठीक है ना। किस मतलब किसके सहयोग? नासा के सहयोग से। नासा का, भाई नासा का ही है ना ये सेंटिनल 6B उपग्रह, ठीक है ना। तो ये उपग्रह लॉन्च किया गया है। ये किस प्रकार का है? तो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, ठीक है ना। अर्थ EOS, ठीक है ना, EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, अब मतलब ये क्या करेगा कि पृथ्वी के 90% से अधिक महासागरीय क्षेत्र को कवर करते हुए समुद्र स्तर को किलोमीटर स्तर की सटीकता से क्या करेगा? मापेगा। तो ओवरऑल काम क्या है? पृथ्वी का अवलोकन करना। पृथ्वी पे कई चीज है, भूमि भी है, जल भी है, ठीक है ना, स्थल जल दोनों है, तो दोनों की निगरानी करना। ओवरऑल यहाँ 90% क्या आपका महासागरीय क्षेत्र को ही कवर करना है, ठीक है ना। तो ये तो विशेषता हो गई, लेकिन हालांकि आपसे जो पूछा जाने वाला है वो यही है कि किसके द्वारा? स्पेस एक्स के द्वारा फाल्कन 9 से नासा का कौन सेंटिनल 6B उपग्रह लॉन्च किया गया है। ये कैसा है? ये अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, ठीक है ना, क्लियर। बस इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। आगे आइए, प्रोजेक्ट सनकैचर, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है और बहुत चर्चा में भी रहा है। गूगल द्वारा, किसके द्वारा? गूगल द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान परियोजना की नवंबर 2025 में घोषणा की गई, ठीक है ना। इसका नाम है सनकैचर, ठीक है ना। क्या नाम है? सनकैचर। इसमें क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? पृथ्वी आधारित डेटा सेंटर की ऊर्जा और जल खपत को कम करना, ठीक। लक्ष्य है अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले AI डेटा सेंटर बनाना, ठीक है ना। प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया है इसका 2027 की शुरुआत में। प्लैनेट लैब्स के सहयोग से 2 प्रोटोटाइप उपग्रह लॉन्च करने की योजना है। और इसमें क्या है? उपग्रहों में, ठीक, गूगल के ट्रिलियम कैंसर, ठीक है ना, प्रोसेसिंग यूनिट और सौर पैनल लगाने का प्रावधान है, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये मिशन ध्यान में रखिएगा कि क्या है? अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले AI डेटा सेंटर को बनाना, ये सनकैचर का लक्ष्य है। एक्चुअल ये है, क्या है? सौर ऊर्जा से चलने वाले AI डेटा सेंटर को बनाना, ये इसका क्या है? सनकैचर का लक्ष्य है। किसके द्वारा है?
ये है किसके द्वारा? गूगल के द्वारा, ठीक है ना, गूगल के द्वारा है। बाकी सब आप देख लीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट यही है। इसका प्रोटोटाइप कब लॉन्च होगा? 2027 की शुरुआत में, ठीक है ना, क्लियर। अभी ये इसका क्या है, केवल डिक्लेरेशन है, अभी घोषणा किया है इसने, ठीक है ना, कि अंतरिक्ष अनुसंधान परियोजना की एक, ठीक है ना। तो पूछा जाए कि गूगल किस क्षेत्र का है, भाई अंतरिक्ष अनुसंधान प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, यानी हमारा स्पेस रिसर्च एक प्रोजेक्ट है सनकेचर, ठीक। उसमें क्या है, उसमें ये है कि स्पेस में यानी अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले एआई डेटा सेंटर्स को बनाना, ठीक है ना, ये लक्ष्य है सनकेचर का काम, ठीक है ना। और ये प्रोटोटाइप इसका लॉन्च कब होगा? 2027 में, और ये किसके द्वारा हो रहा है? गूगल, ठीक है ना, क्लियर। तो ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है भाई गूगल का है, मेटा का है, या कुछ भी, ठीक, संस्थाओं के नाम दे सकते हैं। आगे आगे, भारत की पहली मेगावाट आवर पैमाने की वैनेडियम फ्लो बैटरी स्थापित की जा रही है, ठीक है ना। भारत की ये पहली है मेगावाट, ठीक है ना, इसे वो करेंगे, पहली मेगावाट आवर पैमाने की वैनेडियम फ्लो बैटरी स्थापित कर रही है, ठीक है ना, क्लियर। ये क्या है? वैनेडियम फ्लो बैटरी है। वैनेडियम आप जान रहे हैं तत्व है वैनेडियम, ठीक है ना, उससे फ्लो बैटरी स्थापित करने की बात की जा रही है। और ये स्थान होगा कौन? एनटीपीसी नेत्रा, ग्रेटर नोएडा, ठीक है ना, क्लियर। एनटीपीसी नेत्रा, ये एनटीपीसी का एक सेंटर है, कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। तो इसकी क्षमता जो होगी 3 मेगावाट घंटे की होगी, ठीक है ना, क्लियर। और इसका उद्देश्य होगा कि दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण समाधान, मतलब ज़्यादा है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, एनटीपीसी, ठीक। एनएचपीसी का फुल फॉर्म बता दीजिए। बताइए। एनएचपीसी, हाइड्रोथर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल हाइड्रोथर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। हाँ, चलिए आया कीजिए, क्लास के बीच में थोड़ा सा, ठीक, आप डाउट्स अपने लिख लीजिए, मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, और रेगुलर आया कीजिए। हाँ, चलिए, एनटीपीसी नेत्रा ये ग्रेटर नोएडा का है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, ये इसमें देख लीजिए, इसमें है क्या एक्चुअल में उद्देश्य, इसको लक्ष्य कहते हैं। ये बनाया क्यों गया है? दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण समाधान, एक समाधान खोजा गया है कि हम लोग दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म, ठीक है ना, क्या कर सके? एनर्जी स्टोरेज कर सके, ठीक है ना, क्लियर, जिससे ऊर्जा का क्या किया जा सके? दीर्घकालिक उपयोग किया जा सके। दूसरा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण को क्या करना? बढ़ावा देना। जो भी नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत हो गया, ठीक है ना, इस सब को हम लोग क्या करेंगे? आप, हाँ, इनको एकीकृत करना, एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड फॉर्म में ले आना और बढ़ावा देना, ठीक है ना। तो इसमें क्या था कि अभी तक हम लोगों का महत्व क्या था इसमें अभी फिलहाल में, कि लिथियम आयन बैटरी के विकल्प के रूप में, जैसे अभी तक हम लोग उपयोग क्या कर रहे थे कि आप कोई भी इन प्रोजेक्ट्स में अगर लगा रहे हो तो उसमें लिथियम आयन बैटरी लगेगी, लेकिन अब हम क्या लगाएंगे उसमें? वैनेडियम, ठीक है ना, वैनेडियम पावर फ्लो बैटरी लगाएंगे, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, क्या? वैनेडियम फ्लो बैटरी, ठीक है ना। तो ये लिथियम का क्या है? लिथियम का एक ऑब्जेक्टिव, एक अल्टरनेटिव है, विकल्प है, कि अगर लिथियम के, जैसे लिथियम की खपत ज़्यादा होने लगी, ठीक है ना, तो उस खपत को रोकने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? वैनेडियम फ्लो बैटरी पे भी एक बार क्या कर रहे हैं? टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये टेस्ट पहली बार किसने किया है? एनटीपीसी ने, ठीक है ना, क्लियर। तो ये ध्यान में रखिएगा, एनटीपीसी नेत्रा आपका ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है ना, उसने। अब आ जाइए, भारत का पहला 500 किलोमीटर क्वांटम कुंजी वितरण, ठीक है ना, क्वांटम कुंजी वितरण नेटवर्क, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, QKD नेटवर्क, और ये भारत का पहला कितना है? 500 किलोमीटर, ठीक है ना, क्लियर। हालांकि
इसमें केवल आप याद रखिएगा कि ये जो पहला 500 किलोमीटर क्वांटम कुंजी वितरण नेटवर्क चलाया जा रहा है वो किस जगह पे चलाया जा रहा है, किस जगह पे चलाया जा रहा है, बंगलुरु पे। और सबसे बड़ी बात है कि किस परियोजना के अंतर्गत चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत। क्योंकि हम लोग पिछली बार अभी पढ़े थे कि जो आपका पिछला साल रहा है वो क्वांटम कंप्यूटिंग का रहा है, ठीक है ना। तो क्वांटम फिजिक्स में कई चीजें इस समय क्या की जा रही हैं, इंप्लीमेंट की जा रही हैं। जैसे क्वांटम फिजिक्स हो गया, एआई हो गया, ठीक है ना, या कंप्यूटर फील्ड्स हो गए, जो भी हमारा इस तरह का वो चल रहा है वो आजकल चलाया जा रहा है। अच्छा, ये कहाँ से है, डीएसटी द्वारा समर्थित है। डीएसटी का मतलब क्या, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। डीएसटी का मतलब क्या, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या किया जा रहा है, समर्थित किया जा रहा है। तो ध्यान में रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन किसका है, इसरो का है या नासा का है या आपका डीएसटी का है या आप कह सकते हो आईएससी बेंगलुरु का है, क्योंकि बेंगलुरु है, ठीक है ना। तो ये डीएसटी का है। डीएसटी यानी क्या, डिपार्टमेंट ऑफ, ठीक है ना, हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। अच्छा, इसमें कुछ चीजें उपयोग हैं, तकनीक किसका, ऑप्टिकल फाइबर्स का। ऑप्टिकल फाइबर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में। इसका लक्ष्य क्या है, क्वांटम सुरक्षित संचार, ठीक है ना, मतलब क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा स्वतंत्रता को क्या करना, बढ़ावा देना। तो ओवरऑल इसमें याद करने वाली क्या चीजें हैं ये जान लीजिए। पहला क्या कि भारत का पहला 500 किलोमीटर क्वांटम कुंजी वितरण नेटवर्क चलाया गया है। ये कहाँ, किस स्थान पे, बंगलुरु। किसके द्वारा चलाया गया है ये याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। और किस मिशन के थ्रू, ये राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के थ्रू है, ठीक है ना, क्लियर। और लक्ष्य है कि क्वांटम सिक्योर हम लोग क्या करें, कम्युनिकेशन, ठीक है ना, क्लियर, ये डेवलपमेंट करें। आगे आइए, नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा, नेक्स्ट है बिरसा 101 जीन थेरेपी, ठीक है ना, क्लियर। जैसे ये क्या है, सिकल सेल डिजीज है, सिकल सेल एनीमिया आपने सुना होगा। ये क्या है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया या जेनेटिक डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक रोग है, आनुवांशिक रोग है, ठीक है ना, क्लियर। इसमें क्या है, इसके लिए भारत की पहली स्वदेशी, किसके लिए, सिकल सेल डिजीज के लिए, उसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल डिजीज के लिए भारत की पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी। अब क्रिस्पर क्या है, आपको वो हो रहा होगा कि क्रिस्पर क्या, अभी कुछ सालों पहले क्या था कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी चला था, क्रिस्पर Cas9, ठीक है ना। ये देखिए क्रिस्पर Cas9, ये एक्चुअल में क्या है कि क्रिस्पर Cas9 क्या है कि ये जीन कटर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम कर, जीन कटर, जैसे डीएनए कटर होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी, अगर पढ़ा होगा तो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा एंडो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। और डीएनए लाइगेज नहीं पढ़ा है, साइंस टेक में है ये, जैसे टेक्नोलॉजी में ये है। तो उसमें क्या है, जैसे होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और डीएनए लाइगेज, लिख लीजिए, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको जरा ऑफ कर दीजिए, जैसे आपको मैं बताऊँ। जैसे अगर हम लोग जानेंगे, दिया हुआ है क्या कि एक होता है रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, ठीक है ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये क्या है, ये इसको कहते हैं डीएनए कटर। क्या कहते हैं, डीएनए कटर कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद एक होता है डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज, लाइगेज ये एक एंजाइम है। ये क्या है, एंजाइम है, ये ध्यान रखिएगा। डीएनए लाइगेज एक एंजाइम है। लाइगेज क्या करता है, बाइंडिंग का काम करता है। बाइंडिंग, बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, जोड़ना,
ठीक है ना, जोड़ने वाला काम कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर। तो आप जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया जाएगा कि विच इज एक्ट एज डीएनए कटर, ठीक है ना। डीएनए क्या है? डीएनए इज नथिंग बट जीन, हमारा जीन है। हमारे अंदर आनुवांशिक कारक क्या है? डीएनए, ठीक है ना। आनुवांशिक डीएनए ही है जो हमारे ट्रेड्स का मतलब क्या होता है? गुण को, पैरेंटल ट्रेड्स, ठीक है ना। पैरेंटल ट्रेड्स का मतलब क्या? जो आपके जनक हैं उनके गुणों को, ठीक है ना, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ले जाने का काम करता है, ठीक है ना। कौन ले जाने का काम कर रहा है? जीन ले जा रहा है। और जीन आर नथिंग बट क्या? डीएनए, वही डीएनए है, ठीक है ना, क्लियर। डीएनए होता है। वायरसेस में आप देखोगे तो वायरसेस में हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है। वायरसेस में अगर आप देखोगे तो हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है, रिबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। और इसमें क्या है? डीएनए है। हम लोगों में क्या है? डीएनए है, ठीक है ना। डीएनए यानी डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक। अब डीएनए अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जब पढ़ते हैं, आरडीडी, ठीक है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें क्या होता है? एक प्रोसेस होता है कि जैसे अगर हम मान लीजिए किसी का ये गुण अच्छा है, किसी का ये गुण अच्छा है, ठीक, तो हमने क्या कर दिया? उतने जीन को कट कर दिया, डीएनए को कट कर दिया, और जो हम नई प्रजाति बना रहे हैं उसमें क्या कर दिया? लाइगेज के थ्रू क्या कर दिया? ऐड कर दिया। इसको इसके थ्रू कटिंग किया, इसके थ्रू क्या किया? ऐड किया, ठीक है ना, क्लियर। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो ये कटर का काम कर रहा है। इसी तरह जो आपका नाम आया है किसका? क्रिस्पर, ठीक है ना, क्रिस्पर-Cas9, ये भी कटर की तरह काम कर रहा है। क्रिस्पर-Cas9 किसकी तरह काम कर रहा है? कटर की तरह काम कर रहा है। जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि ये चीजें हैं, इस तरीके से है, ठीक है ना। तो इसको रफ करते हैं, ठीक, तो इससे जान लीजिएगा, ठीक। तो ओवरऑल आपका यही है। ठीक है ना। तो वही है, एक है हमारा डीएनए कटर और एक हमारा क्या है? डीएनए मतलब बाइंडिंग का काम कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर। ये चीजें होती हैं। फिर आइए इस पे आ जाते हैं। तो यही हमारा दिया हुआ है क्या? बिरसा 101 जीन थेरेपी। इसमें क्या है? सिकल सेल डिजीज है, सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज है। उसमें भारत की पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित, क्रिस्पर क्या है? वही मैंने बताया, कटर की तरह काम करेगा, मतलब ये जोड़ तोड़ का काम करता है, जीन एडिटिंग का काम करता है। एक्चुअल में इसका नाम क्या है? किस काम में आ रहा है? जीन एडिटिंग। जीन क्या है? डीएनए है, ठीक है ना। हाँ बोलो। हाँ, मेरा मतलब सर, जिसका जीन होगा, मतलब को स्पर्म जिसका होता है, जो बच्चों का गुण होगा, जिसके पेट में जाएगा उसका आएगा कि जिनका जीन उसका? देखिए वो मिले जुले असर होते हैं, ठीक है ना, उसमें मिले जुले असर होते हैं। जैसे किराए का कोक का मतलब ये हो जाता है, सरोगेसी का मतलब ये हो जाता है कि बच्चे का पालन पोषण। जैसे था क्या कि उसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दंपति में जो महिला थी कहीं ना कहीं क्या है, मतलब अयोग्य है, इस वजह से हमें सरोगेट मदर की आवश्यकता पड़ी, ठीक है ना, सरोगेट मदर की आवश्यकता पड़ी। तो जाहिर सी बात है कि गुण तो पिता वाले आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका किसका? किराए की कोख का, वही सरोगेसी, ठीक है ना, क्लियर, उसमें वो हो जाता है। चलिए अब इसमें क्या दिया हुआ है? उद्देश्य है सिकल सेल रोग की किफायती और प्रभावी इलाज प्रदान करना, ठीक, क्लियर। अब ये तकनीक क्या है? देखिए क्रिस्पर-Cas9, ये क्या है? ये जीन एडिटिंग के लिए। ये किसके लिए है? जीन एडिटिंग के लिए। अभी आपसे ऐसे ही पूछ दे क्रिस्पर-Cas9 क्या है, तो आप क्या कहो कि दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या? जीन एडिटिंग नामक जीन संपादन तकनीक। संपादन का मतलब क्या? एडिटिंग, ठीक है ना। क्या करना है? एडिट कर रहे हैं। एडिटर को ही कहते हैं ना, न्यूज एडिटर यानी संपादक, याद आया, ठीक। तो वही क्या है? जीन एडिटिंग,
टेक्निक का उपयोग करते हैं। अब इसमें क्या है, विकास इसका किसने किया है, CSIR ने। CSIR यानी क्या, हमारा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, IGIB, ठीक है ना, IGIB न्यू दिल्ली में है, CSIR IGIB द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है ना। ये इम्तिहान में आपके पूछा भी जाता है, IGIB कहाँ है, किस जगह, ठीक है ना, क्लियर। तो ये ध्यान में रखिएगा। और इसका नाम क्या है, बिरसा 101 जीन थेरेपी, ठीक है ना। बिरसा मुंडा आप लोग जान ही रहे हैं, जिनके नाम पे 19 कह रहे हैं 15 नवंबर को, ठीक है ना, 15 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, जनजातीय गौरव दिवस। क्या मनाते हैं, जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है ना। बिरसा मुंडा आप लोग जान रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए आगे आइए। TNPB आधारित जीन संपादन टेक्निक, ठीक है ना, ये भी जीन एडिटिंग टेक्निक है, ठीक है ना। TNPB आधारित, एक है CRISPR-Cas9 हो गया, वो भी जीन एडिटिंग से संबंधित है, और TNPB भी क्या है, जीन एडिटिंग से संबंधित है, ठीक है ना, क्लियर। अब दिया है देखिए, TNPB आधारित जीन संपादन तकनीक एक नया कॉम्पैक्ट और लागत प्रभावी जीनोम संपादन स्वदेशी उपकरण, मतलब एक उन्होंने उपकरण तैयार कर रखा है, बायोलॉजिकली तैयार कर रखा है जीन फॉर्म में। एक का नाम CRISPR-Cas9 हो गया, एक का नाम TNPB हो गया, हैं TNPB हो गया, ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए ये क्या है, विकास इसका किसने किया है, आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, क्या, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है ना, क्लियर, न्यू दिल्ली में है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। उसके तहत अगर आप आओगे तो उसके तहत कहाँ गया, वही है सर, हाँ TNPB, ठीक है ना। उसके तहत सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CRRI, ये कहाँ है, कटक में, ठीक है ना, कटक में है। अगर पूछा जाए सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कटक। जैसे सबके अनुसंधान केंद्र है, आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, आलू शिमला कुफरी, ठीक है ना, वहाँ से एक वैरायटी निकलती है कुफरी चिप्सोना, वहीं से चिप्स वाले आलू फॉर्म करते हैं, नाम हुआ है कि कुफरी चिप्सोना। कुफरी एक जगह है, आप जाओगे शिमला तो वहाँ कुफरी एक जगह है, ठीक है ना, उसी हर संस्थान है भारत में, ठीक है ना। आप लोगों के इम्तहान में अगर आप राज्य आधारित एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, PCS की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, तो उस सब में पूछा जाता है, कम से कम 1-2 नंबर के ये सब सवाल आते रहते हैं, ये सब बताया नहीं जाता, ये सब आपको अपने से तैयार करना है, ठीक है ना। कौन कहाँ तक चार्ट रटवा पाएगा, आपको रटवाएगा नहीं ना। इसी तरह भूगोल है, भूगोल में अगर आप जाओ तो नेशनल पार्क अपने से याद होने चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको अपने से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स अपने से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। रामसर साइट्स अपने से याद होनी चाहिए। ये सब याद करवाने वाली चीज़ें नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए इसके लिए कि मुझे याद करना है, क्योंकि एग्जाम वाले हैं भाई, दे आर फ्री फॉर आस्किंग एनीथिंग, वो कुछ भी पूछने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा इन चीज़ों को। आगे आइए, अगला हमारा है विशेषता ट्रांसपोजन्स। ट्रांसपोजन्स का नाम सुने हैं, ट्रांसपोजन्स। ट्रांसपोजन्स को हम लोग कहते हैं जंपिंग जीन। क्या कहते हैं, जंपिंग जीन, ठीक है ना। मतलब जंपिंग जीन का मतलब क्या, कैरेक्टर्स जो है जनरेशन टू जनरेशन अडॉप्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए अभी आपका कैरेक्टर है, पता चला 3 जनरेशन बाद तो वो कैरेक्टर उभर करके आया, तो दैट इज जंपिंग। क्या हो गया, ये कैरेक्टर उधर जंप कर गया, जीन ही तो जंप कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये जंपिंग जीन हुआ। सबसे पहली बार इसको जो है बारबरा मैकक्लिंटक ने मेज प्लांट में खोजा था। मेज यानी मक्का, ठीक है ना, अमेरिकन थी बारबरा मैकक्लिंटक, जिसके लिए उनको नोबेल अवार्ड भी दिया गया, ठीक है ना। उसका नाम इन्होंने क्या रखा, ट्रांसपोजॉन्स। क्या नाम रखा, ट्रांसपोजॉन्स, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। मैं लिख दो, याद कर लीजिए, नहीं तो पता चले। इसको क्या कहते हैं, लिख लीजिए, लिखिए, ट्रांसपोजॉन्स, ट्रांसपोजॉन्स। इसको कहते हैं जंपिंग जीन। क्या कहते हैं, जंपिंग जीन कहते हैं, जंपिंग जीन, ठीक है ना, जंपिंग जीन। खोजा किसने था, ठीक, खोजा था
लिख लीजिए यही, बारबरा मैकक्लिंटक, बारबरा मैकक्लिंटक ने खोजा था, ठीक है ना, क्लियर। किस प्लांट में खोजा था? मेज प्लांट में खोजा था। किसमें खोजा था? मेज प्लांट। मेज यानी मक्का, ठीक है ना, क्लियर। मेज यानी मक्का प्लांट, ठीक है ना, क्लियर। तो ट्रांसपोजन्स यही होते हैं, ट्रांसपोजन्स या जंपिंग जीन उनको कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? जंपिंग जीन, ठीक है ना। जब टेक्नोलॉजी आप पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी तो उसमें ये होगा, ठीक है ना, जंपिंग जीन जिसे कहते हैं, ठीक, समझ में आया? ठीक, रफ कर दें? यस सर। कटना सेब, चलिए हो गया, ठीक, समझ में आएगा ये। तो क्रिस्पर कैस9 प्रोटीन की तुलना में आकार में ये क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। TNPB का फुल फॉर्म लिखा है, T फॉर ट्रांसपोजन्स, A फॉर एसोसिएटेड प्रोटीन, ठीक है ना, ट्रांसपोजन्स एसोसिएटेड प्रोटीन्स, ठीक है ना, क्लियर। तो ये हो गए हमारे ट्रांसपोजन्स एसोसिएटेड प्रोटीन्स, ठीक, का उपयोग जो है क्रिस्पर कैस9 प्रोटीन की तुलना में आकार में क्या होता है? बहुत छोटा होता है, ठीक, माइक्रो में होते हैं। हाँ, माइक्रो में, ठीक है ना, क्लियर। उद्देश्य वही है, कृषि अनुसंधान, व्यावसायिक फसल प्रजनन, ठीक है ना। भाई फसलों में भी तो हो रहा है जीन थेरेपी या जीन एडिटिंग, ये सब फसलों में भी तो हो रहा है। आजकल दुनिया भर के ऐसे आ जा रहे हैं, मतलब आप देखिए कोई भी हाइब्रिडाइजेशन करवा दे रहा है। कई हाइब्रिडाइजेशन आपने सुना होगा, जैसे पोमैटो का नाम सुना है? पोमैटो जो हाइब्रिडाइजेशन किया गया वो किया गया आपका क्या? पोटैटो प्लस टोमेटो। तो पोमैटो जो प्रोडक्ट आया हाइब्रिडाइजेशन का उसका नाम क्या हो गया? पोमैटो। एक आपने सुना होगा ट्रिटिकेल, ठीक है ना, ट्रिटिकेल नाम सुना। ट्रिटिकेल होता है क्या? गेहूं और राई। गेहूं का मतलब होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, उसका नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, गेहूं का साइंटिफिक नेम है। और राई का नाम है क्या? सीकेल सीरेल। तो एल अंत में आया है ना, सीकेल एल अंत में आया है। और गेहूं में ट्रिटिकम, तो स्टार्टिंग ट्रिटी ले लिया, तो ट्रिटिकम एस्टिवम, सीकेल सीरेल, तो उसी को बना लिया क्या? ट्रिटिकेल। उससे जो फसल होता है उसका क्या होता है? वो हाइब्रिड फसल होती होगी, कुछ गुड़ इसके कुछ गुड़ इसके, मतलब सरसों और गेहूं, हाँ, गेहूं का, राई का, हाँ, ठीक है ना। तो इस तरीके के गुड़ आ रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे ब्रोकली है, ब्रोकली आप लोग देख रहे हैं, हरी वाली गोभी, ठीक है ना। तो वो क्या भाई उस तरीके का बनाया गया है, ठीक है ना। कई ऐसे वो हो रहे हैं कि जैसे ये गुड़ अच्छा लगा, ये गुड़ अच्छा लगा, ये गुड़ अच्छा लगा। और जैसे प्रेजेंट टाइम में क्या बीटी कॉटन चल रहा है, बीटी ब्रिंजल चल रहा है। तो एक ये क्या है? ये बायोटेक्नोलॉजिकल है। हालांकि बीटी का मतलब हो जाता है बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस, एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना। बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस एक बैक्टीरिया होता है, उसी के संपादन से है, ये एडिटिंग से है, अन्य चीजें। तो ओवरऑल ये क्या चीजें हैं? तो वही है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और ये सब जो है ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या? जो कटिंग का काम करने के काम में आ रहे हैं, एडिटिंग के काम में, संपादित करने के, ठीक है ना। इन्हीं की सहायता से छोटे हो तो ये CRISPR-9, ठीक। ओवरऑल ये सब समझ में आना है। TNPB मतलब समझ में आ गया, ट्रांसपोजन एसोसिएटेड प्रोटीन। और CRISPR-Cas9 प्रोटीन आपका ये हो गया, ठीक है ना। अब आगे आते हैं, अन्य है मैप माई इंडिया, ठीक है ना। मैप माई इंडिया जो है, इसमें देखिए ने भारत के पहले स्वदेशी लोकेशन इंटेलिजेंस को सशक्त करने के लिए जोहो CRM के साथ पार्टनरशिप की।
हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा एक बार। ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025, ठीक है ना। ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 की रैंकिंग के अनुसार GDP प्रति व्यक्ति प्रदर्शन के आधार पर गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ अमूल विश्व का शीर्ष सहकारी संगठन है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गुजरात का जो अमूल है, ठीक है ना, अमूल, तो वो क्या है, सहकारी संगठन, विश्व का सबसे बड़ा क्या है, शीर्ष, जिसको कहा जा सकता है सहकारी संगठन है, ठीक है ना। अमूल सहकारिता पे ही बेस्ड है, अमूल का जो वो है, ठीक है ना, डेयरी। ठीक, आगे आइए। भारत का कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, ठीक है ना, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC 48 के 48वें सत्र में सर्वसम्मति से आयोग की कार्यकारिणी समिति में पुनः निर्वाचित किया गया, ठीक है ना, क्लियर। अब इसे देख लीजिएगा भाई, क्या है कि भारत को कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के 48वें सत्र में, ठीक है ना, क्या कर दिया गया है, पुनः निर्वाचित कर लिया गया। कल हम लोग पढ़े थे किसके लिए, दो चीजों के लिए, एक पढ़े थे यूनेस्को, सॉरी क्या था कल, दो यूनिसेफ के लिए, ठीक है ना। तो दो चीजों में कल पुनर्निर्वाचित था और आज एक इसमें भी, ठीक है ना, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के 48वें सत्र में इसको जो है क्या कर दिया गया है, सर्वसम्मति से आयोग की कार्यकारी समिति में पुनः क्या कर लिया गया है, निर्वाचित कर लिया गया। ठीक, आगे आइए। भारत ने वियतनाम से हॉट रोल्ड स्टील के आयात पर 5 वर्षों के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लागू कर दी है, ठीक है ना। तो पूछा जा सकता है कि भाई वियतनाम से हॉट रोल्ड स्टील, ठीक है ना, जो आता है, ठीक है ना, उसके आयात पर क्या कर दिया गया है, 5 वर्षों के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। अब आगे आ जाइए। भारत का पहला निजी व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण हैदराबाद स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा जनवरी 2026 में किया जाएगा, ठीक है ना। ये है आपका, ठीक, स्काई रूट आप जान ही रहे हैं पहला, और पहला कौन था, विक्रम, याद आ रहा है, कल पढ़ा गया था विक्रम फर्स्ट, ठीक है ना। स्काई रूट के ही थ्रू है, ये पहला निजी क्षेत्र का, ठीक है ना, व्यवसायिक उपग्रह है। आगे आइए। पूर्वोत्तर भारत में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड किंगडम को हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए कंट्री पार्टनर घोषित किया गया है। ये ध्यान में रखिएगा कि अभी जो हॉर्नबिल फेस्टिवल हुआ था, ठीक है ना, उसमें आपका कंट्री पार्टनर कौन था, यूके। कौन था, यूके, क्योंकि हॉर्नबिल फेस्टिवल इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, क्लियर। नागालैंड में है हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, मंथली शूटर्स, ठीक है ना। आइए, दिया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 28 नवंबर को 25 को किस राज्य में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, गोवा, पढ़े थे ना, क्लियर। कांस्य प्रतिमा है और ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। कितना था, 77 था शायद, 77, ठीक है ना, कितना था, 77 था, इतना ही था ना, हम लोग शायद पढ़े थे। हाँ, इसको यहाँ यही तो है अनावरण, गोवा में अनावरण, देखिए 77, कांस्य प्रतिमा 77 फीट, यही तो पढ़ाया था, ठीक। तो गोवा में इन्होंने किया है और 77 फीट, ठीक, भगवान राम की विश्व में सबसे ऊंचे, और राम सुतार ने इसे बनाया, ठीक है ना, गोवा में। चलिए, क्वेश्चन तो आ तो रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। अगला ये, अगला दिया हुआ है 5वां इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025 की मेजबानी किस शहर में की गई, किसमें की गई है, नई दिल्ली। कंफर्म है, आंसर देखिए, दूसरा, ठीक है ना, नई दिल्ली। आगे आइए। जनजातियों के लिए समर्पित भारत के पहले डिजिटल संग्रहालय कहाँ, छत्तीसगढ़, ठीक है ना, नया रायपुर, ठीक है ना, अटल नगर, याद आ रहा है, ठीक है ना। पहला जनजातीय डिजिटल संग्रहालय है ये भारत का, ठीक है ना। तो ओवरऑल 3 क्वेश्चंस हो गए। अगला आइए,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल क्षति की सूचना कितने घंटे में फसल बीमा ऐप के माध्यम से देना अनिवार्य है? ठीक है ना? कितना है? चौथे का सी, ऑप्शन 72 घंटे। ये ध्यान में रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल क्षति के सूचना कितने घंटे में फसल बीमा ऐप के माध्यम से, ठीक है ना, देना है। तो आपको कितना? 72 घंटे पहले। 72 घंटा यानी कितना भाई? 3 दिन, ठीक है ना? हाँ। अब आइए, राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 में डिसअपॉइंटमेंट सुधार कार्यक्रम का लक्ष्य रखा गया था। कब तक? सितंबर 2026 तक रखा गया था कि 27 तक रखा? 27 तक है। देखते हैं, सितंबर 2000, ये 5वें का बी कहां पढ़ ली? 4 पॉइंट्स दिए गए थे। यूआई विन, फिर उसके बाद DRAP, उसमें लक्ष्य रखा गया था डंपिंग साइट सितंबर 2026, वहीं लिखा हुआ था। ठीक, याद आया कि नहीं आया? हाँ, देखिए यही तो है अंतरराष्ट्रीय को। ये देखिए यहाँ, ये सितंबर 2026 और उसके बाद यूआई विन, यही तो था। और भी थे, IIRS और आपका नॉलेज मैनेजमेंट यूनिट, ये 4 हमने बताया था। तो उसमें डंपिंग साइट्स के लिए लक्ष्य कब तक रखा गया था? सितंबर 2026 तक। ठीक, क्लियर? चलिए आगे आइए। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, ठीक, 5 क्वेश्चन हो गए। 6वां, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित निर्यात संवर्धन मिशन का कार्यान्वयन अवधि कितना है? 6 वर्ष तक था। याद आ रहा है? 6 वर्ष तक। और 6 वर्ष कब से? 25, 26 से 30, 31 तक, यही तो है। ठीक, मतलब 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, बस। ठीक है ना? तो मतलब कितने वर्ष? 6 वर्ष। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे आइए, भारत का सबसे ऊंचा लड़ाकू विमान सक्षम न्यूमा एयरबेस कहां स्थित है? लद्दाख। याद आया? पूर्वी लद्दाख में सिंधु नदी के किनारे, ठीक है ना, न्यूमा एयरबेस। ठीक है ना? ये बताया था, ये विश्व का सबसे ऊंचा, ठीक है ना, क्लियर, एयरबेस है। ठीक, आगे आइए। उसके बाद आ जाते हैं, हमारा किस देश के द्वारा यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी की घोषणा? सिंगापुर। ठीक है ना? सिंगापुर इसी से क्या करेगा? एक लेवी लगाएगा, मतलब टैक्स के रूप में, जिससे ग्रीन फ्यूल को वो क्या करेगा? बढ़ावा देगा, और 0 कार्बन के लिए ये रखा गया है। ठीक है ना? आगे आइए, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025 का विषय क्या था? क्या था? इंटरनेट केंद्रित शासन को बढ़ावा देना, यही तो था। 9वां देखिए, 9वें का बी, भारत में इंटरनेट केंद्रित शासन को क्या करना? बढ़ावा देना। ठीक है ना? ये इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025 का विषय था, और हुआ कहाँ था? नई दिल्ली। ठीक है ना? आगे आइए, अगला है शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को-ऑप कुंभ 2025 कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था? नई दिल्ली। और किसने उद्घाटन किया था? किसने उद्घाटन किया था? मिनिस्टर कौन है सहकारिता? गृह मंत्री भी वही है, अमित शाह। भाई उद्घाटन कौन करेगा? वही करेंगे ना। ठीक, और इसमें कुछ वो भी थे ना, ऐप भी लॉन्च हुए थे। सहकार, ठीक है ना, सहकार, एक सहकार पे करके था और एक सहकार लोन करके था। सहकार भारत लोन और सहकार भारत पे, ये 2 ऐप लॉन्च हुए थे। मुझे याद है, आप लोग घर पे जाके रिवाइज नहीं किए हैं। ठीक, कम से कम करना चाहिए था ना। इसमें था, कहाँ है भाई? यही तो था।
देखिए ये है सहकार डीजी पे और सहकार डीजी लोन, ठीक है ना, मैंने भारत बोल दिया। यहाँ क्या है, सहकार डीजी पे और सहकार डीजी लोन, 2 ऐप जारी हुए, ठीक है ना। और कहाँ हुआ, नई दिल्ली में, और किसने किया था उद्घाटन, ठीक है ना, क्लियर। और अगर आयोजक देखा जाए तो हमने ये भी बताया था, नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज, किसने क्या किया था, ऑर्गेनाइज करवाया था, ठीक है ना, क्लियर। तो ओवरऑल 2 ऐप तो याद रखिएगा ही कि कौन कौन से ऐप जारी किए। आजकल ऐप पे बड़े प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हमारा डॉट ने यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कौन सा ऐप जारी किया है, संचार सारथी, ठीक है ना, क्या जारी किया है, संचार सारथी, ठीक है ना। वो वेरिफिकेशन के लिए, किसके लिए, मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए अनिवार्य रूप से IMEI नंबर के वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिए इन चीजों को। आइए नेक्स्ट दिया हुआ है बिरसा 101 क्या है, CSIR IGIB द्वारा विकसित किया गया है। ये क्या है भाई, ये ठीक है ना, क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी है। CRISPR-Cas9 क्या है, CRISPR-Cas9 क्या है, एक जीन एडिटिंग टूल है, ठीक है ना। TNBP क्या है, वो भी जीन एडिटिंग टूल है, ठीक है ना। दोनों मैंने अभी बताया। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, कटर है, DNA कटर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और DNA लाइगेज क्या है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। ट्रांसपोजन्स क्या है, जंपिंग जीन है, ठीक है ना। TNBP पे यानी PB पे कौन है, वही ट्रांसपोजन्स एसोसिएटेड प्रोटीन है वो, ठीक है ना। TNBP एक टूल है जीन एडिटिंग के लिए, ठीक है ना। ये सब याद रखिए, साइंस में भी काम करेगा आपको। आगे आइए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर को वित्तीय वर्ष 2030 तक यानी फाइनेंशियल 2024 की 41.7 से बढ़ा करके कितना करने का लक्ष्य है, इसको देख लीजिए क्या करना है, कितना करने का लक्ष्य है भाई। ये कौन सा क्वेश्चन था, 12वां है, 12वें का C है, ठीक है ना। 12वें का C कितना, 55%। ये ध्यान में रखिएगा, ये डेटा वाला प्रश्न है, इसे याद भी रखिएगा। अभी तक कितना था, अभी तक 24 फाइनेंशियल ईयर 24 के हिसाब से था कितना, 41.7, लेकिन अब 2030 तक इसको जो है लक्ष्य बढ़ा करके कितना कर रहे हैं, 55%, इतना कर देना है, ठीक है ना, क्लियर। और ये किसमें है, ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर को, ठीक है ना, क्लियर। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने कई सारे प्रश्न, आप समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये जो वर्ष घोषित किया गया है, ये श्रमिक महिलाओं का वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है ना। वर्किंग वुमेन्स का ईयर घोषित किया गया है 2026 को, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। 2026 को वर्किंग वुमेन्स का ईयर घोषित किया गया है, तो यहाँ वर्किंग वुमेन्स की ही बात की जा रही है, ठीक है ना। तो उससे एसोसिएटेड डेटा है ये, ठीक है ना, क्लियर। कि फाइनेंशियल ईयर 24 में कितना था आपका, 41.7% महिलाएं कार्यरत थी, महिला श्रम बल था भारत में, उसको अब बढ़ाने की बात की जा रही है। लक्ष्य 2030 तक कितना करने का बनाया गया है, 55%, ठीक है ना, क्लियर। इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आइए, सेंटिनल 6B उपग्रह, ठीक है ना। अभी हमने बताया कि ये नासा का स्पेस एक्स द्वारा, नासा का स्पेस एक्स द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट से छोड़ा गया उपग्रह, ठीक है ना, क्लियर। अब आइए, उद्देश्य क्या है इसका, ये कैसा था, ये था आपका पृथ्वी अवलोकन उपग्रह,
यानी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 90% ऑफ द महासागर को कैप्चर करेगा। तो महासागर का क्या करना? निरीक्षण करना। ठीक है ना, इसी के लिए ये बनाया गया है। अभी देखिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है जब पढ़ा गया है। आगे आइए, गूगल की अंतरिक्ष अनुसंधान परियोजना प्रोजेक्ट सनकैचर का लक्ष्य क्या है? भाई ये गूगल का है सनकैचर, ठीक है ना। इसमें क्या है भाई? अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर को बनाना, अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर को बनाना, यही सनकैचर का लक्ष्य है। और किसकी ये है? गूगल की। आगे आइए, भारत का पहला 500 किलोमीटर क्वांटम कुंजी वितरण नेटवर्क किस शहर में बनाया जा रहा है? किसमें? बेंगलुरु में, ठीक है ना, कर्नाटक, बेंगलुरु, ठीक है ना। आगे आइए, अगला क्या था? एशिया प्रशांत आर्थिक शिखर, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन यानी अपेक, ठीक है ना। तो अपेक कहाँ था भाई? जोंगजू घोषणा पत्र। ये कहाँ? दक्षिण कोरिया में। ये कहाँ था? दक्षिण कोरिया। इसी पे तो पूछे थे कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या? सियोल, ठीक है ना। तो ये वही शहर है, ठीक है ना, योंगजू, ठीक है ना। योंगजू घोषणा पत्र, डेक्लेरेशन, ठीक है ना, उसी से संबंधित है। किसे? अपेक 25। आगे आइए, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC, ठीक है ना, NSA बैठक में किस देश ने अतिथि देश के रूप में भाग लिया था? किसने? सेशल्स ने। 17 का सेशल्स ने, ठीक है ना। अतिथि देश कौन था? सेशल्स। और मैंने पूछा था सेशल्स कहाँ का देश है? अफ्रीका का है, ठीक है ना। सेशल्स कहाँ का है? अफ्रीका का, ये याद रखिएगा। आगे आइए, नरेंद्र मोदी और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक द्वारा किस बौद्ध अनुष्ठान का उद्घाटन किया गया? काल चक्र अनुष्ठान, ठीक है ना। और कौन सा, अब इसी में हम क्वेश्चन जोड़ रहे हैं, कौन सा जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? हाँ, पुनात्सा छू, ठीक है ना, पुनात्सा सांगछू, पुनात सांगछू, ठीक है ना। पार्ट 2 है उसका मतलब परियोजना 2 किया है, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने और बताए थे, कौन कौन से बताए थे? चूखा, संतोष और ताला। उसके अलावा एक और लिख लीजिए, मांगदीछू परियोजना भी भारत भूटान का है। मांगदीछू, ठीक है ना, मांगदीछू, ठीक है ना। ये भी किसका है? उसी का, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, काल चक्र अनुष्ठान, ये भी ऐसे पूछा जा सकता है कि भूटान में आयोजित काल चक्र अनुष्ठान किस धर्म को संदर्भित करता है? तो आप क्या कहोगे? बौद्ध धर्म को, ठीक है ना। क्लियर? तो ये चीजें हैं। आगे आइए, अगला हमारा है, कहां रख दिया? भारत और बहरीन, ठीक है ना, के बीच आयोजित 5वें उच्च संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता भारत की ओर से किसने की थी? एस जयशंकर ने की थी। ये विदेश मंत्री है, ठीक है ना। बहरीन का है, बहरीन का एक और नाम है, पता है? समुद्र का मोती, सागर का मोती कहा जाता है बहरीन, ठीक है ना। मोतियों का देश क्या होता है? मोतियों का देश बहरीन है, ठीक है ना, कंट्री ऑफ पर्ल, ठीक। आगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार करें। यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2016 में लॉन्च की गई थी, ठीक है ना। और नवंबर 2025 में इसके विस्तार में वन्य जीवों के कारण होने वाली क्षति और धान जलमग्नता को भी शामिल किया गया है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से दोनों ही सही है, ठीक है ना। 20वें का सी क्या है? ए और बी दोनों सही है, ठीक है ना। ए और बी दोनों सही है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब क्या कि योजना तो वाकई में 2016 में ही लॉन्च हुई थी,
ठीक है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है ना, केयर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा, ठीक। लेकिन नवंबर 2025 में इसके विस्तार में वन्य जीवों के कारण होने वाली क्षति, ठीक है ना, और धान जलमग्नता को भी शामिल किया गया है, ठीक है ना, क्लियर। जैसे होता क्या है, धान जलमग्नता समझ रहे हैं ना, हाँ बाढ़ आ जाए, ठीक है ना, या ये भी होती है कमी भी हो सकती है, समझ रहे हैं। यहाँ क्या है कि धान के लिए आपको 125 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। कुछ फसलें हैं जिनको पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है, जिसमें धान है, धान आपको 125 सेंटीमीटर चाहिए। इनके अलावा 3 और हैं जिनको लगभग 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, वो है चाय, कॉफ़ी और रबर। चाय, कॉफ़ी और रबर। लेकिन चाय के लिए क्या है, चाय के लिए उपयुक्त कंडीशन हमारी क्या है, ढाल भी होना चाहिए, ठीक है ना, स्लोप होना चाहिए, ठीक। रबर तो चलिए चल जाएगा, ठीक है ना, रबर में भी पानी की आवश्यकता ज़्यादा लगती है, ठीक है ना। तो ये सब ऐसी फसलें हैं जिन्हें मतलब जलमग्न होना चाहिए, ठीक। और ज़्यादा हो जाए तो भी खतरनाक है, सड़ने का वो रहता है, ठीक है ना। आगे आइए, निर्यात संवर्धन मिशन, ठीक है ना, निर्यात संवर्धन मिशन यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, ठीक है ना, EPM के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे वित्त वर्ष 25-26 से 30-31 तक 6 वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए मंजूर किया है। सही है, ठीक। उसके बाद आइए, इसका लक्ष्य भारत की वैश्विक निर्यात प्रणाली में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक यानी कॉम्पिटिटिव बनाना, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन होगा, ए और 2, 1 और 2, सी, ठीक। तीसरा भी है क्या, इसका कार्यान्वयन कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। नहीं भाई, निर्यात तो हमेशा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा होता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के थ्रू होता है, ठीक। देख लीजिए इसमें क्या दिया हुआ है, कौन सा है, 21वां, ऑप्शन सी 1 और 2, वही तो कह रहे हैं, ठीक है ना। निर्यात वाला काम जो भी होगा वो वाणिज्य मंत्रालय के थ्रू आता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री, ठीक है ना, क्लियर। तो उसके थ्रू होगा, ये कहाँ से आ जाएगा, कृषि कल्याण कहाँ निर्यात में आ जाएगा, ठीक। आगे आ जाइए, आगे दिया हुआ है हमारा क्या, ये हो चुका है ना, फिर आ गया क्या बोलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के विस्तार में वन्य जीवों के कारण होने वाली क्षति शामिल नहीं है, ये तो गलत है भाई, उससे अभी शामिल किया गया है, अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं, और जलमग्नता शामिल किया गया है। आगे आइए, एशिया पैसिफिक आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन बीजिंग चीन में हुआ था। नहीं भाई, ग्वांगझाऊ में हुआ था, वहाँ कहाँ, ग्वांगजू, ठीक है ना, ग्यांगजू, ठीक, कहाँ था, दक्षिण कोरिया में था, यहाँ बीजिंग चीन दिया हुआ है, गलत है, दोनों गलत है, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन है, 22 को देखिए, दोनों गलत, 22 का डी कौन है, अच्छा और भी है क्या, मतलब सही वाला चुनना है आपको, केवल ये सही है, बाकी सब गलत, ठीक है ना। डंप साइट सुधार कार्यक्रम में सितंबर 2027 नहीं है, 2026 है, पढ़ ही चुके हैं हम लोग। और QNU लैब्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भारत का पहला 500 किलोमीटर क्वांटम कुंजी वितरण नेटवर्क बेंगलुरु में स्थापित किया जा रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये आपका ओवरऑल नवंबर मंथ क्या हुआ, समाप्त हुआ, दिसंबर नवंबर, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अक्टूबर के बारे में, ठीक है ना। अक्टूबर के बारे में आप शुरू कर रहे हैं, ठीक। अक्टूबर के फिर क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर इसी तरह से सितंबर और सितंबर के क्वेश्चंस, ठीक। आइए, अक्टूबर दिया हुआ है क्या, पहला है वी राइज पहल, ठीक है ना, वी राइज, ठीक है ना। ये वी राइज पहल इनिशिएटिव लिया गया है नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच, ठीक है ना, क्लियर। यानी
हाँ, डीपी वर्ल्ड के द्वारा, ठीक है ना, डीपी वर्ल्ड आप लोग जान रहे हैं, ठीक। तो वी राइस पहल, सबसे पहली चीज ये है कि इसमें पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है, नीति आयोग। ये इनिशिएटिव किसके उससे है, नीति आयोग से, ठीक है ना, क्लियर, क्योंकि संस्था नीति आयोग की ही है, ठीक है ना। ठीक, वी राइस पहल किसके द्वारा, नीति आयोग। आगे आइए, उद्देश्य क्या है, महिला नेतृत्व वाले, भारत की महिला नेतृत्व वाले एमएसएमईज को वैश्विक स्तर तक बढ़ावा देना, ठीक है ना, क्लियर। तो वैश्विक स्तर तक इनका बढ़ावा देंगे। इसमें क्रियान्वयन है WEP के अवार्ड टू रिवार्ड A2R कार्यक्रम के तहत संचालित है, ठीक है ना, अवार्ड टू रिवार्ड, ठीक है ना, क्लियर। अन्य तथ्य क्या है, चयनित महिला उद्यमियों को दुबई के भारत मार्ट में अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का क्या होगा, मौका मिलेगा, ठीक है ना, क्लियर। भारत मार्ट कहाँ का है, ये दुबई, ठीक है ना, दुबई के भारत मार्ट में अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर दिया जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो ओवरऑल जनरली ये है क्या, वी राइस पहल एक इनिशिएटिव है जो नीति आयोग के द्वारा, ठीक है ना, नीति आयोग का एक मंच है जिसको हम लोग WEP कहते हैं और डीपी वर्ल्ड द्वारा शुरू किया गया है। इनके कोलैबोरेशन से 3 संस्था हो गई, मतलब है तो ये नीति आयोग का ही। उसके बाद क्या कि मेनली जो महिला नेतृत्व है उसमें एमएसएमईज को क्या करना, बढ़ावा देना, ठीक है ना, एमएसएमईज को बढ़ावा देना जो महिला नेतृत्व में है। और उसमें क्या, ये अवार्ड टू रिवार्ड, ठीक, कार्यक्रम एक चलाया गया है। और उसमें ये होगा कि जो भी चयनित महिला उद्यमी होगी उसके प्रोडक्ट को हम लोग दुबई में जो भारत मार्ट है उसमें क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना, क्लियर, ये ध्यान रखना है। अगला आइए, अगला है अखिल भारतीय ई कचरा पुनर्चक्रण यानी रिसाइकिल अभियान, ठीक है ना, क्लियर। विशेष अभियान 5.0 के हिस्से के रूप में है, ठीक। ओवरऑल जानिए किससे संबंधित है, ई कचरे के रिसाइकल से संबंधित है, ठीक, क्लियर। और ये आयोजन किसने किया था, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय, ठीक है ना, माइन मिनिस्ट्री, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ माइन, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो खाद्य मंत्रालय है। सरकारी कार्यालय में ई कचरा यानी खराब कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, प्रिंटर, LED डिस्प्ले, मोबाइल फोन आदि का व्यवस्थित, सुरक्षित, वैज्ञानिक निपटान सुनिश्चित करना, ठीक है ना। उनको स्क्रैप के रूप में हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग करके उसका कुछ उपयोग, ठीक है ना, उपयोगी सामान बनाना, ये सिद्ध करना, तो वही है उसको रिसाइकल करना, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, अखिल भारतीय ई कचरा पुनर्चक्रण अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया, खाद्य मंत्रालय, बस इतना याद रखना है। PM सेतु योजना, PM सेतु योजना जो है ये कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान हुआ। 1000 सरकारी ITI को उद्योग अनुकूल और आधुनिक संस्थानों में बदलना। हब एंड स्पोक मॉडल के आधार पर 200 ITIs हब के रूप में काम करेंगे, जबकि 800 ITIs स्पोक के रूप में क्या करेंगे, काम करेंगे। हब एंड स्पोक और एक स्पोक। तो ओवरऑल ये PM सेतु योजना किससे रिलेटेड है, ITIs के 1000 ITIs के आधुनिकीकरण से, मॉडर्नाइजेशन से, ठीक है ना, क्लियर। भाई उसमें एक हब एंड स्पोक मॉडल ले आएंगे, एक हब मॉडल, वो स्पोक मॉडल ले आएंगे, ठीक है ना, 2 मॉडल्स ले आने इनको। तो ओवरऑल क्या, उनको मतलब मॉडर्नाइज करना, ठीक है ना, ITIs को। तो ये याद रखिएगा, PM सेतु योजना किससे संबंधित है, ITIs से, ठीक है ना, क्लियर, मतलब ITIs के उद्धार से, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। आगे आइए, लागत इसका जो है 60,000 करोड़ है। हब एंड स्पोक मॉडल का मतलब क्या है, ये एक परिवहन लॉजिस्टिक्स या नेटवर्क प्रणाली है जो साइकिल के पहिए के समान दिखती है, ठीक है ना, ये है।
इसमें एक केंद्रीय स्थान यानी ये हब है, ठीक है ना, जहां से सभी स्पोक यानी रास्ते क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हब एंड स्पोक, हब का मतलब क्या, स्थान यानी एक केंद्रीय स्थान, सेंटर पोजीशन, और स्पोक क्या, वहां से कई रास्ते, मतलब आप कह लीजिए कि हब क्या, एक आप चौराहा कह सकते हैं। हब का मतलब ही हो जाता है कि एक जगह सब लोग क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है ना। और स्पोक का मतलब यहाँ क्या हो गया, रास्ते हो गए, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, इसका नीचे है और अच्छा, विश्व की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क, ठीक है ना, मोटरेबल सड़क, सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। कहाँ भाई, ये याद रखिएगा कि पूर्वी लद्दाख, इस तरह के क्वेश्चन केवल और केवल वन लाइनर फॉर्म में ही आते हैं। इस विश्व की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क कहाँ है, मिगला दर्रा, पूर्वी लद्दाख। ये दर्रे का नाम याद रख लीजिएगा, मिगला दर्रा और पूर्वी लद्दाख। इसमें बहुत कुछ जानने को नहीं होता। जैसे अभी हम लोगों ने वो न्यूमा एयरबेस पढ़ा, तो न्यूमा एयरबेस क्या था, न्यूमा एयरबेस पूर्वी लद्दाख में सबसे ऊंचा एयरबेस बनाया गया, न्यूमा एयरबेस को, ठीक है ना। तो वो भी इसी तरह ये भी है, पूर्वी लद्दाख में है, ठीक है ना, क्लियर। सबसे ऊंचा मिगला दर्रा पे हमारा विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल सड़क बना दिया गया, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में ही आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। हाँ ये है, जैसे आपका आया पीएम सेतु, तो वो आपका ITIs के उद्धार से, मेडिकल कॉलेजेस के उद्धार से, IITs के उद्धार से, एम्स के उद्धार से, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से पूछ लेंगे, ठीक है ना। तो वो चीजें हो सकती हैं। आगे आइए, आगे जाइए, अगला दिया हुआ है इसका फुकचे गांव तक, ये सब छोटे नीलेट डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, नीलेट डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म। नीलेट संस्था है, जाहिर सी बात है आप लोग जान ही रहे होंगे, चेयरपर्सन, हाँ, CCC हो गया, वो लेवल हो गया, कंप्यूटर बेस्ड जो भी आपके शिक्षा कार्यक्रम है वो सब चलाए जाते हैं इसके थ्रू, ठीक। आगे आइए, उद्देश्य क्या है इसका, इस प्लेटफॉर्म का, उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल शिक्षा तक पहुंच को क्या करना, सुलभ करना, ठीक है ना। बाकी आप ये समझ ही लेंगे कि डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म एक खोला गया है, वो नीलेट के थ्रू, तो काम ही क्या होगा भाई, डिजिटल यूनिवर्सिटी है तो कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, ठीक। आगे ये विकसित भारत बिल्डथॉन 2025, ठीक है ना, ये जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा अटल नवाचार मिशन और नीति आयोग द्वारा संचालित है, ठीक है ना, तीनों के कोलैबोरेशन से। पहला शिक्षा मंत्रालय, दूसरा अटल नवाचार मिशन, और तीसरा क्या, नीति आयोग, ठीक है ना। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025, इसका उद्देश्य क्या है, छात्रों में नवाचार और रचनात्मकता, ठीक है ना, क्रिएटिविटी, ठीक है ना, यानी इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी को क्या करना, इनहेंस करना, बढ़ाना, ठीक है ना। बात वही है कि आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल और समृद्ध भारत, ठीक है ना। ये जितनी भी चीजें, इसमें भागीदारी कौन करेगा, 6 से 12 तक के बच्चे, ठीक है ना। और पुरस्कार जो है वो 1 करोड़ रखा गया है, ये जरूर देख लीजिएगा, 6 से 12, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। 6 से 12 जो है ना, ये पूछ देते हैं, ठीक है ना। जैसे यूपी में अभी एक प्रोग्राम RO के इम्तहान में पूछा था ऐसे ही, उसमें पात्रता पूछ दिए थे, तो ये पात्रता ही तो है, ठीक है ना, कि भाई ये बिल्डथॉन कार्यक्रम है, नीति आयोग, अटल मिशन और हमारा कौन, नीति ये, ठीक, शिक्षा मंत्रालय, इन तीनों का कोलैबोरेटेड फॉर्म है, ठीक। नवाचार और रचनात्मकता से जोड़ना, इनोवेशन और क्रिएटिविटी से जोड़ना, और भागीदारी क्या है, 6 से 12 तक के छात्रों के लिए ये है, ठीक। आगे आइए, आगे दिया हुआ है विकसित भारत रन, ठीक, 2025। इसमें क्या है कि ये जो कार्यक्रम चलाया गया है, ये किसके द्वारा, युवा मामले और खेल मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से, ठीक है ना, क्लियर। खेल मंत्रालय में हमारा एक और जोड़ दिया गया है, कौन मामला, युवा मामला, ठीक है ना, क्लियर। तो खेल, युवा और हमारा
विदेश मंत्रालय, दोनों के कोलैबोरेशन से है। ठीक, इसमें क्या है उद्देश्य है, कहां गया, सेवा, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण के माध्यम से भारत की विकास यात्रा को प्रदर्शित करना। ठीक है ना, क्लियर। और थीम इसका क्या है, रन टू सर्व द नेशन, रन टू सर्व द नेशन। ठीक है ना, ये थीम याद कर लीजिएगा या देख लीजिएगा, बहुत हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें मंत्रालय भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, उद्देश्य तो सबके लगभग एक ही रहते हैं, वही नवाचार, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण। ठीक, तो ओवरऑल कई सारे आजकल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, आपको मेनली क्या देखना है कि आयोजन करता कौन है, मतलब कौन सा मंत्रालय। अगर मंत्रालय के थ्रू कोई कार्यक्रम आ रहा है तो वो पूछा जाता है, जैसे बिल्डेथन वाला था, शिक्षा मंत्रालय, नीति आयोग और अटल मिशन, अटल इनोवेशन मिशन था, उसके थ्रू था। इसमें क्या है, ये युवा मामले, खेल मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के थ्रू है। अब आ जाइए, मड ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ये पूछा जा सकता है कि मड ज्वालामुखी में विस्फोट जो हुआ है, ये मड ज्वालामुखी है कहाँ, ये है बाराटांग द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है ना, ठीक है ना, बाराटांग द्वीप, मड ज्वालामुखी। ठीक है ना, क्लियर। इसके अलावा आप जान रहे होंगे कि अंडमान निकोबार पे दो और हैं, बैरन और बैरन द्वीप है, और कौन है, बैरन जो है वो सक्रिय है। ठीक है ना, एक्टिव है बैरन। नारकोंडम, नारकोंडम जो है एक्टिव नहीं है, निष्क्रिय है। ठीक है ना, एक बैरन है, एक नारकोंडम है, और एक आपका मड, मड याद कर लीजिए, ये नया है। ठीक है ना, हो सके आज के इम्तहान में सुर्खियों में ये आ जाए। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा, मड ज्वालामुखी। ठीक, और बाराटांग द्वीप पर है। लीप्स 2025 पहल, लीप पहल ये संबंधित है किससे, लीप्स का मतलब हो गया लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस सील्ड। ठीक है ना, लीड्स, लॉजिस्टिक्स इंडेक्स भी आता है लीड्स के नाम से, एक इंडेक्स आता है लॉजिस्टिक्स का, लॉजिस्टिक्स इंडेक्स, उसको कहते हैं लीड्स, LEADS। ठीक, और ये जो कार्यक्रम है उसका नाम है लीप्स। ठीक है ना, क्लियर। तो लीप और लीड दोनों ही लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। लीप्स का फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस सील्ड। इसमें एक्चुअल में ये कहाँ मनाया गया है, लीप्स नई दिल्ली में। ठीक है ना, नई दिल्ली याद रखिए। ठीक, और वही है नवाचार ले आना सब में। ठीक है ना, मतलब कोई भी कार्यक्रम हर में क्या है, नवाचार को बढ़ावा देना। ठीक, और क्या, क्रिएटिविटी ले आना, प्रतिस्पर्धा को कायम रखना। ठीक, तो ओवरऑल सबके एक ही एम है, इसलिए कंफ्यूज होने से अच्छा है क्या, हम लोग केवल और केवल क्या याद रखें, जगह याद रखें। ठीक है ना, उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। शामिल हितधारक कौन है भाई, हवाई क्षेत्र हो सकते हैं, सड़क, जो भी लॉजिस्टिक्स वाले हैं। ठीक है ना, वो सारे आते हैं। उसके बाद आइए नेक्स्ट हमारा है इंडिया मोबाइल कांग्रेस। ये कहाँ हुआ है, द्वारका नई दिल्ली। ठीक है ना, क्लियर। इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ हुआ है, द्वारका नई दिल्ली। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, द्वारका है ये, द्वारिका नहीं है। ठीक है ना, द्वारका जगह है। ठीक है ना, द्वारका, तो फिर द्वारका है नई दिल्ली। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। तो ओवरऑल यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है वहाँ, तो मोबाइल कांग्रेस वहीं हुआ है नई दिल्ली, बस आप ऐसे याद रखो। ठीक, और इस बार की थीम याद कर लीजिएगा, इनोवेशन टू ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना, इनोवेशन टू ट्रांसफॉर्म। ठीक, इसमें 5G 6G कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड आधुनिक चीजें हैं वो सब है। ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, राष्ट्रीय दलहन मिशन। ठीक है ना, राष्ट्रीय दलहन मिशन
ये चलाया गया है दालों के उत्पादन एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 6 वर्ष का कार्यक्रम है, ठीक है ना। 25-26 से लेकर के 30-31 तक, जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं कौन सा, निर्यात संवर्धन मिशन, ठीक है ना। तो निर्यात संवर्धन मिशन भी हमारा इसी कार्यकाल का है, 6 वर्ष का, और इसने ही, ठीक है ना। क्लियर। बजट आवंटन याद करने की आवश्यकता नहीं है, फोकस किस पे है ये याद रखेंगे, तूर यानी अरहर, उड़द, मसूर के उत्पादन में विशेष रूप से, ठीक है ना। क्लियर। इनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना उत्पादन है, ठीक। उसके बाद क्या है, वन्य जीव सप्ताह मनाया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। वन्य जीव सप्ताह प्रत्येक साल 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। क्लियर। 2 से 8 अक्टूबर, क्लियर। कई किताब वाले 1 से 7 अक्टूबर लिखते हैं, जो कि गलत है, होता है एक्चुअल में है 2 से 8, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, वन्य जीव सप्ताह 2025, ठीक। इसका विषय क्या था, मानव वन्य जीव सह अस्तित्व, विषय इसका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, पूछ देते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, मानव वन्य जीव सह अस्तित्व, क्योंकि आजकल कई ऐसे वो देखे जा रहे हैं जो मानव और वन्य जीव उस पे कन्फ्लिक्ट पर, ठीक है ना, कन्फ्लिक्ट पर काफ़ी मंचन हुआ है, काफ़ी चीज़ें हुई हैं, और आए दिन मेंस पे भी प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना, कि मानव और पशु संघर्ष जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है आजकल नहीं होते हैं, तो उससे कैसे निजात पाया जाए, क्या वो किया जाए, ठीक है ना। तो 2-3 उदाहरण आपको उस टाइप के देने पड़ेंगे। तो ये भी याद रखिएगा कि इस बार उसको बनाया गया था मानव वन्य जीव सह अस्तित्व पे, ठीक। उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण और पारिस्थितिकीय संतुलन के बारे में व्यापक जागरूकता बढ़ाना, और आपका राष्ट्रीय हैकाथन था वृक्षारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है ना, ये भी चलाया गया था। हालांकि ये प्रोग्राम आपका पिछले साल ही शुरू किया गया था, एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है ना। क्लियर। आगे आइए, वंदे मातरम, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। वंदे मातरम के कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं, 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं। गुरु तेग बहादुर जयंती इस बार थी, ठीक है ना, 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर जयंती, गुरु तेग बहादुर का कैवा जन्म दिवस मनाया गया था, वो भी इंपॉर्टेंट है, 350वां, उस पर स्मारक डाक टिकट और वो सब जो जारी किया जाता है, सिक्का, वो भी जारी हुआ। तो ये सब याद रखिए कि किसका, अहिल्याबाई उनका 300वां याद आ रहा होगा, 300वां उनका, तो 350 गुरु तेग बहादुर का, इनका 150 वर्ष, ठीक है ना। क्लियर। फिर आर्य समाज के 150 वर्ष और दयानंद सरस्वती के 200 वर्ष पूर्ण हुए, ठीक है ना, जन्म के, समझ रहे हैं। तो ये सब चीजें याद रखिए, कब भेंट वार्ता हो जाए एग्जाम में, ठीक है ना, ऐसे ही आता है, ठीक। आगे आइए, तो वंदे मातरम के कितने वर्ष, 150 वर्ष पूर्ण हुए, ठीक है ना। क्लियर। ये याद रखिएगा, संविधान सभा ने 150, ठीक, हाँ, 1950 में वंदे मातरम पर राष्ट्रीय गीत के तौर पर अपनाया था, ठीक है ना, 1950 में संविधान सभा ने। चलिए, इतना आप लोग को पता ही है। आगे आइए, राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप और विजन 2025 से 30, ठीक है ना। रेड लिस्ट जान ही रहे हैं आप लोग, ठीक, जो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, ठीक है ना, उनको क्या करना भाई, रेड लिस्ट में आ जाती। फाइनली उनका मूल्यांकन की जाने वाली प्रजातियां, इस पहल की योजना का वर्ष क्या है, 2030 तक लगभग 11,000 प्रजातियों का मूल्यांकन करना, जिनमें 7,000 पौधे हैं और 4,000 क्या है जानवर, टोटल 11,000 इंडेंजर्ड स्पीसीज आपको रेड लिस्ट में वो करना है। तो ये वो है, ठीक है ना, क्या राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप और विजन जो जारी हुआ है, कब तक, ये पूछ लेगा, ठीक है ना, एनवायरमेंट के पेपर में, ये ध्यान में रखिएगा, सनई पूछते हैं, ठीक है ना। और पूछेंगे कितनी जातियां, प्रजातियां, मतलब 11,000, जिसमें 7,000 क्या हैं, पौधे हैं, और 4,000 क्या हैं, जानवर, ठीक है ना। क्लियर। बस हाईलाइट सी पढ़िए, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। क्लियर। आगे आइए, नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय यूएन साइबर क्राइम संधि पर हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है ना। हस्ताक्षर समारोह की तिथि
को हनोई वियतनाम में लगभग 60 से 65 देशों द्वारा किया गया। ठीक है ना, तो प्रश्न आ सकता है कि अभी हाल ही में, ठीक है ना, कुछ देशों द्वारा, ठीक है ना, यूएन साइबर क्राइम संधि पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक, वह स्थान कौन सा था? तो हनोई वियतनाम। ठीक है ना, आगे आइए, संधि का नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध विरोधी अभिसमय। ठीक है ना, क्लियर? तो ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब साइबर अपराध कौन कौन से हैं वो सब आपके दिए हुए हैं, आप जान ही रहे इस समय। ठीक, आगे आइए, रूस में बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी लगी। कहाँ? एलिस्टा कलमीकिया गणराज्य। और आयोजनकर्ता अपना कौन सा मंत्रालय था? सांस्कृतिक मंत्रालय। ठीक है ना, जो संस्कृति मंत्रालय है, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और राष्ट्रीय संग्रहालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सहयोग से। तो ओवरऑल हमारा कौन सा मिनिस्ट्री है? संस्कृति मंत्रालय। और कहाँ लगाया गया था? एलिस्टा कलमीकिया गणराज्य में। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है ना, और खासा परेशान करते हैं कि कहाँ से आ गए। ठीक, पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू। ठीक है ना, क्लियर? मतलब और कहीं जगह नहीं मिला था इंटरव्यू के लिए। ठीक है ना, लाइव इंटरव्यू लिया कहाँ? वो भी पानी में, अंडर वाटर। ठीक है ना, अंडर वाटर इंटरव्यू। आयोजनकर्ता कौन थे? पलाऊ के राष्ट्रपति सुरंगेल। ठीक, नाम भी उसी तरीके का है, कौन सा? सुरंगेल विप्स जूनियर। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, आप बस इनके नाम याद रखिएगा कि पलाऊ के राष्ट्रपति हैं कौन? सुरंगेल साहब। ठीक है ना, उन्हीं को याद रखना है। आगे आ जाइए, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया खनिज समझौता हुआ है, मिनरल एग्रीमेंट है। ठीक है ना, ये 2025 में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच $8.5 बिलियन का मिनरल एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है ना, इतना बस याद रखिए, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, वैसे भी इसमें भारत है नहीं तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, अब मैगजीन वाले कुछ भी देने को तैयार रहते हैं। ठीक, आगे आइए, नैम का 19वां मध्यावधि मंत्री स्तरीय सम्मेलन। ठीक है ना, ये नैम का हुआ है। ठीक है ना, और इसमें कंपाला युगांडा में हुआ है। ठीक है ना, कहाँ हुआ है? कंपाला युगांडा में। ठीक है ना, नैम क्या है? आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन है। ठीक है ना, क्लियर? उसके बाद आ जाइए, वर्ष 1955 में ये इतिहास उसका नाम का दिया हुआ है। ठीक है ना, क्लियर? गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक, आगे आइए, नेक्स्ट देखिए, कहाँ हुआ? कंपाला, याद रखिएगा, युगांडा। अब है ज्यादा बड़ा हो गया है। अड़सठवां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, ये केवल इसमें याद ही आपको करना है। ठीक है ना, कहाँ हुआ है? बारबुडास ब्रिज टाउन। ठीक है ना, बारबुडास ब्रिज टाउन में हुआ है। ठीक, अच्छा, यहाँ ये जरूर याद कर लीजिएगा कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो है, ये भारत का प्रतिनिधित्व किए थे। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? ओम बिरला। ठीक है ना, क्लियर? उसके बाद हमारा है, चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के वर्चुअल म्यूजियम का शुभारंभ किया गया है। ठीक है ना, ये यूनेस्को द्वारा किया गया है। ठीक, पूछा जा सकता है कि हाल ही में चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के वर्चुअल म्यूजियम का शुभारंभ किस संगठन के द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? यूनेस्को के द्वारा, बार्सिलोना स्पेन में। ठीक है ना, उसका नाम क्या था? मोंडिया कल्ट। ठीक है ना, 2025। आपको उतना नहीं याद रखना है, बस यही याद रखना है। और कहाँ? बार्सिलोना स्पेन में। ठीक है ना, बस आगे आइए, भारत एवं विश्व, भारत UNHRC, ठीक है ना, क्लियर, में निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। ठीक है ना,
ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है ना, जो भी ये वो है मानव अधिकार वाला UNHRC, ठीक है ना, उसमें उसके लिए क्या हुआ है, ये फिर से निर्वाचित हुआ है और कार्यकाल याद रख लीजिएगा कब से, 26 से 28, बस इससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा, ये अभी अक्टूबर में आए थे, इनका नाम बस आप याद रखिएगा और ये जरूर याद रखिएगा कि कब आए थे, अक्टूबर। अभी मान लीजिए कि जनवरी तो बीत ही रहा है, फरवरी में कोई भी एग्जाम होगा तो पूछा जा सकता है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई अभी ब्रिटेन के राजनेता मतलब प्रधानमंत्री, ठीक है ना, आए थे और वो किस मंथ में आए, ठीक है ना, तो आपको 4 मंथ दे देता है, आपका जनवरी दे देगा, जनवरी 2026, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, तो जाहिर सी बात है, ठीक है ना, 6 महीने के अंदर जो भी बड़ी शख्सियत आई है भारत, ठीक है ना, क्लियर, वो याद रखिए। और भारत के प्रधानमंत्री जहां जहां गए हैं पिछले 6 महीनों, ठीक है ना, तो वो आपको याद रखना। जैसे भूटान यात्रा पे गए थे, पढ़े, ठीक है ना, तो हम लोग किस में पढ़े थे, नवंबर में पढ़े थे ना, नवंबर में, तो नवंबर याद रहेगा। ऐसे ही इसी तरह ये अक्टूबर याद रहेगा, ठीक है ना, एक जगह लिख सकते हैं एक पन्ने पे थोड़े से कि कौन कौन आया कौन कौन गया, ठीक, तो वो याद रहता है मंथ, ठीक, पूछा जाता है। भारत ब्रिटेन कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना, ठीक है ना, ये किया गया है। भारत ब्रिटेन संयुक्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र की स्थापना और क्रिटिकल मिनरल्स इंडस्ट्री गिल्ड की स्थापना, ठीक है ना, ये परिणाम है, मतलब इन्होंने ये किया है। फिर उसके बाद आ जाइए मंगोलिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, ये भी अक्टूबर में, ब्रिटेन आए, मंगोलिया आए, ठीक है ना, इनका नाम क्या है, फुरेलसुख उखना, ठीक है ना, फुरेलसुख उखना, कभी कभी नाम भी पूछते हैं, ठीक है ना, कि एक राजनेता आए थे, ये हैं, ये किस देश के थे, ऐसे प्रश्न इस तरह से आता है कि अभी हाल ही में 13 से 16 अक्टूबर के 2025 के मध्य, ठीक है ना, एक देश के राष्ट्रपति फुरेलसुख उखना भारत की राजकीय यात्रा पर रहे, ठीक है ना, या आधिकारिक यात्रा पर रहे, वो किस देश के राष्ट्रपति, ठीक है ना, तो इस तरह से प्रश्न आपका आता है। तो ये कहाँ के हैं, मंगोलिया के हैं, ठीक है ना। अब ये याद रखिएगा कि मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और मंगोलियन योग महासंघ के बीच क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है, ठीक, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ये याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, एग्रीमेंट्स पिछले 2 से 3 महीने में हुए हो तो वो याद, या बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हो, या कहीं मूर्ति का अनावरण किया गया हो, ठीक है ना, क्लियर, तो वो याद रखिए, ठीक है ना। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति फ्रांस पेरिस में लगाया गया है, ठीक है ना, क्लियर, तो वहाँ वो याद रखना जो इम्पोर्टेंट शख्सियत है, ठीक है ना, और रिसेंट में हुआ है, ठीक, तो वो याद रखिए, ठीक है ना, ऐसी चीजों को। आगे आइए, अगला हमारा दिया हुआ है आर्थिकी। आर्थिकी में रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया गया है। रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, RBI के द्वारा, ठीक है ना। अभी हाल ही में एक रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया गया है, ठीक है ना, किसके द्वारा, RBI। लक्ष्य ये क्या है, लॉन्च RBI द्वारा डिजिटल रुपए के परीक्षण के लिए किया गया है, ठीक है ना, डिजिटल रुपए के परीक्षण के लिए किया गया है। तो भाई ये प्रश्न इस तरह से आ सकते हैं कि RBI द्वारा अभी रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य है क्या, डिजिटल रुपए का परीक्षण, ठीक है ना, क्लियर। या अभी किसी संस्था द्वारा डिजिटल रुपए के परीक्षण के लिए रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया गया है, वह संस्था कौन सी है, RBI, ठीक है ना। इसमें क्या है कि फिनटेक कंपनियां, फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां, जो डिजिटल रुपए को खुदरा उपयोग के लिए नए उत्पाद और सेवाएं विकसित करने की अनुमति प्रदान करेगा। आगे दिया हुआ विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारत द्वारा अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक तैयार किया गया, बहुत 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 इंपॉर्टेंट,
नाम क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? नेफिथ्रोमाइसिन, नेफिथ्रोमाइसिन, ठीक है ना? जाहिर सी बात है कि एंटीबायोटिक है, ठीक है ना? तो एंटीबायोटिक, अच्छा इसमें किसने? केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री ने वो किया, लेकिन आपको नाम इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, ठीक? कि भारत द्वारा अपना पहला स्वदेशी, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। उसके बाद है भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन संग्रहालय, कहाँ खोला गया है? हैदराबाद, तेलंगाना, ठीक है ना? ये याद रखिएगा, हैदराबाद। अच्छा, जनजातीय संग्रहालय कहाँ? छत्तीसगढ़, रायपुर, ठीक है ना, अटल नगर। और ये पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन संग्रहालय, ये भी एक म्यूजियम है, ठीक है ना? ये कहाँ? हैदराबाद, तेलंगाना, हैदराबाद, तेलंगाना, ठीक है ना? उद्देश्य क्या है? चिप मेकिंग, चिप बनाना, ठीक है ना? सेमीकंडक्टर्स में हम लोग जनरली यूज किसको करते हैं? हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम को यूज करते हैं, ठीक है ना? क्लियर? टी चिप टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम द्वारा लॉन्च। आगे आइए, नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी गई है, ठीक है ना? सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी गई है, कहाँ भाई? IIT भुवनेश्वर, ठीक है ना? और कौन है ये? नमो, ठीक है ना? क्लियर? मतलब लैब का नाम भी नमो हो गया, ठीक है ना? नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला, ठीक है ना? क्लियर? तो ये याद रखिएगा, IIT भुवनेश्वर, ठीक है ना? आगे आइए, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक लॉन्च किया गया है। अब यहाँ सबसे बड़ी चीज है, 2-3 चीजें समझना। पहला, कोरल क्या है? कोरल प्रवाल भित्ति। कोरल एक्चुअल में होते क्या हैं? जीव होते हैं। किस संघ के होते हैं? निडेरियंस होते हैं। निडेरियंस यानी क्या? सिलेंट्रेटा संघ के होते हैं, ठीक है ना? जैसे हाइड्रा हुआ, उसी संघ का है कोरल, ठीक है ना? कोरल रीफ्स, प्रवाल भित्ति। भारत में इसका संकेंद्रण कहाँ है? आपका लक्षद्वीप, ठीक है ना? और वैसे जो है सबसे बड़ा हमारा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन कहाँ? वो ग्रेट कोरल रीफ जिसको कहा जाता है, ठीक है ना? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, ठीक है ना, पाया जाता है, ये चीज है। अच्छा, दूसरी चीज ये कहा गया है कि उसका लार्वा, चूंकि जीव है तो लार्वा होगा, ठीक? आगे आते हैं, क्रायो बैंक किसे कहते हैं? क्रायो बैंक का मतलब हो जाता है जब लो टेम्परेचर पे किसी जीव के लार्वा या स्पर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है ना? वो क्रायो बैंक को, क्रायो जहां भी लग जाता है दैट वन इज इन क्या? लो टेम्परेचर। वो लो टेम्परेचर पे हम लोग क्या करते हैं? उसको प्रिजर्व रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो वही है, ठीक है ना? कि दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? ठीक, लॉन्च किया गया है हमारा, देखिए दिया हुआ है, कोरल लार्वा को अत्यधिक कम तापमान पर क्रायो प्रिजर्वेशन यानी जमा कर संग्रहित करना, मतलब एकदम लो टेम्परेचर पे क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं, उसी को क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। कहाँ? हाँ, माइनस है। अरे उसमें नाइट्रोजन यूज होता है, लिक्विड नाइट्रोजन। उसमें एक्चुअल में अगर पूछा जाए तो किसको यूज करते हैं? तो लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन का जो गलनांक मेरे ख्याल से होता है उसका -198 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऐसे ही कुछ है, -98 है कि -198 है, मतलब 9 उसमें आया है, एक डिजिट उसको देख लीजिएगा। बहुत मतलब क्रायो प्रिजर्वेशन उसी को कहते हैं, क्रायो, ठीक है ना? ये कहाँ? फिलीपींस में, याद रखिएगा। दक्षिण पूर्व एशिया, फिलीपींस जानी रहे, मनीला वनीला पूरा समुद्री कोरल वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम लोग पढ़ते हैं, ठीक? और उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन कल लगाएंगे, उसके बाद किस पे आ जाएंगे? सितंबर पे आ जाइएगा, दोहरा करके आइएगा, ठीक है ना? जिससे लगभग बस क्वेश्चन ही तो लगाना है, ठीक? चलिए, बाहर आ गई।